हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं पिंकी, स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पिंक लाइफ में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखेंगे। इसमें हम संपूर्ण व्याख्या के साथ सारे क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस कराएंगे और इसमें टोटल 30 क्वेश्चन कराएंगे। आप कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करके सीडीपी का पेपर आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है? तो पहला ऑप्शन है नैतिक विकास, सेकेंड है भाषा विकास, थर्ड है शारीरिक विकास, फोर्थ है संवेगात्मक विकास। तो देखिए यहाँ पे भावनाओं की प्रगति का अनुक्रम करने के लिए पूछ रहा है। तो भावनाएं किसमें होती हैं वो संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आती हैं। और संवेगात्मक विकास के अंतर्गत और भी भावनाएं होती हैं, जैसे क्रोध हुआ, घृणा हुआ, लालच हुआ, प्रेम हुआ। सारी भावनाएं संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ भावनाओं की प्रगति का अनुक्रम का अध्ययन करता है कौन सा विकास? तो संवेगात्मक विकास, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास की बाद की प्रक्रिया में से समन्वित होता है? तो बाद की समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास की बाद की प्रक्रिया से समन्वित होता है। विकास के बाद की प्रक्रिया से कौन सा समन्वित होता है? पहला ऑप्शन दिया गया निरंतर का विकास, सेकेंड है एकीकरण का सिद्धांत, थर्ड है शीर्षगामी सिद्धांत, फोर्थ है अधोगामी सिद्धांत। तो देखिए यहाँ पे विकास की बाद की प्रक्रिया से समन्वित होता है। तो एकीकरण के सिद्धांत में लगातार आप विशिष्ट प्रक्रियाएं विकास की बाद की प्रक्रियाओं से समन्वित होता है। तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है स्कूली माहौल, सेकेंड है तंत्रिका संबंधी विकार, थर्ड है जैविक प्रवृत्तियां, फोर्थ है आनुवांशिक बनावट। तो सामाजिक सांस्कृतिक घटक की श्रेणी में कौन सा आता है पूछा गया है। तो स्कूली माहौल जो रहता है उसमें आप तरह तरह के बच्चे मिलते हैं जो विभिन्न संस्कृतियों से आए हुए होते हैं। तो सामाजिक संस्कृति का घटक होता है स्कूली माहौल। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें की आवश्यकता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तार्किकता, सेकेंड दिया गया है प्रतिवर्ती चिंतन, थर्ड है निष्क्रिय अनुसरण, फोर्थ वस्तु अस्थायित्व। तो देखिए यहाँ पे 7 से 11 वर्ष का पूछा गया है। तो जीन पियाजे ने 4 स्टेज दी गई है जिनमें कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले बच्चे थर्ड स्टेज में आएंगे। और थर्ड स्टेज वाले बच्चे जो रहते हैं उनमें कोई काम अगर कर लेते हैं तो दोबारा उसी काम को उसी ढंग से नहीं कर सकते हैं, उनमें पलटाव का गुण नहीं होता। अगर किसी रास्ते से वो चले जाएंगे तो दोबारा अपने उसी रास्ते से वापस आने में उन्हें कठिनाई होती है। तो यानी कि उनमें प्रतिवर्ती चिंतन का गुण नहीं होता है, इसलिए उन्हें आवश्यकता होती है प्रतिवर्ती चिंतन की। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं? तो यहाँ पे चारों अवस्थाएं दी गई है। पहला अवस्था है संवेदीगामक अवस्था, सेकेंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जिन बच्चों को चारों अवस्था नहीं पता है तो यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ चारों अवस्थाएं दी गई हैं। चारों ऑप्शन जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पूछा गया अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में। तो अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से अपनी चौथी अवस्थाओं में हल कर सकते हैं। और
चौथी अवस्था जो होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नूरी, इस तर्क हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व है, उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए के आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय लेती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नूरी इस समय नैतिक तार्किकता की किस अवस्था में है? तो देखिए यहाँ पे नैतिक विकास की किस अवस्था में, तो कोहलबर्ग ने 3 स्टेज दिए हैं। तो पहला है पूर्व अभिसामयिक, सेकेंड है अभिसामयिक, और थर्ड है अभिसामयिक पश्चात, और फोर्थ जो है औपचारिक अभिसामयिक। तो ये चौथी अवस्था ये इसे कोहलबर्ग ने नहीं दिया है, तो ये तो पहले ही गलत है। और इसमें पूछा गया हमें नियमों का पालन करना चाहिए के आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय लेती है, तो ऐसा अवस्था अभिसामयिक अवस्था होती है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ, सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका विद्यार्थियों को ऐसा प्रदत्त कार्य देती है जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। लेव वागोस्की के सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का मत है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो पहला ऑप्शन है अनुकरण, सेकेंड है जैविकीय परिपक्वता, थर्ड है पदानुक्रमिक, और फोर्थ है सामाजिक अंतःक्रिया। तो यहाँ देखिए लेव वागोस्की के सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। तो लेव वागोस्की वाला क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी मिले तो आप 3 ये वर्ड याद करिए। एस से है सोशल, सी से कल्चर, और एल से लैंग्वेज। तो सोशल सामाजिक अंतःक्रियाएं जिस ऑप्शन में दिख जाए या तीनों में से जिस ऑप्शन में एक ऑप्शन जरूर दिखेगा तो वही रहेगा आपका आंसर। तो यहाँ देखिए यस से सोशल सामाजिक अंतःक्रियाएं मिल गई है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेव वागोस्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया गया किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों को संकेत या इशारे देने से बचना चाहिए। तो ये तो बचना चाहिए निगेटिव में कहा गया है, तो ये तो पहले ही गलत है। किसी समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों के मौखिकरण करने पर विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना चाहिए, तो ये भी निगेटिव टैग वर्ड है, ये भी गलत रहेगा। अगला ऑप्शन है विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। तो चर्चा और वैचारिक बहस से क्या होगा, सामाजिक अंतःक्रिया होगी, और लेव वागोस्की ने सामाजिक अंतःक्रिया को बढ़ावा दिया है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। लेकिन हम फोर्थ वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं। अधिगम को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अलग देखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अलग देखना चाहिए, यहाँ सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश तो दिया है लेव वागोस्की के वर्ड में का जो सिद्धांत रहता है लेव वागोस्की का, उसमें सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत तो है, लेकिन यहाँ पे अलग देखना चाहिए। तो अलग तो देखने की बात नहीं कहे हैं लेव वागोस्की ने, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेव वागोस्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक क्रियाएं डैश के द्वारा समामेलित होती हैं। तो पहला ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक उपकरण, सेकेंड है पुरस्कार एवं दंड, थर्ड है अनुकूलन, फोर्थ है कंठस्थीकरण। तो इसका आपको पूछा गया उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं कौन सी हैं? मनोवैज्ञानिक उपकरण समामेलित होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हावर्ड गार्डन के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं और इरादों को अच्छी तरह समझ पाते हैं उनमें किस प्रकार की बुद्धि का उच्च स्तर होता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया अंतर्वैयक्तिक, सेकेंड है स्थानिक, थर्ड है संगीतात्मक, फोर्थ है अंतरावैयक्तिक। तो हावर्ड गार्डनर ने 8 बुद्धि के प्रकार दिए हैं, तो इसमें जो पूछा गया है कि दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं और इरादों को अच्छी तरह समझ सके, तो अंतर्वैयक्तिक जो है वो दूसरों की भावनाओं, इरादों और मनोदशाओं को अच्छी तरह समझने वाला होता है। स्थानिक जो होता है वो स्थान की समझ करने वाला होता है, और
तात्मक जो होता है वो संगीत की समझ उसमें आती है। अंतरावैयक्तिक जो होता है उसमें खुद की अपनी समझ होती है। तो इसमें यही पूछा गया है दूसरों की भावनाओं और मनोदशाओं को, इरादों को अच्छी तरह समझ सके, तो इसलिए अंतरवैयक्तिक फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेव वागोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है? तो लेव वागोस्की भाषा और ज्ञान के बीच के संबंध को देखना है हमें। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है भाषा की विचारों के स्वनियमन में कोई भूमिका नहीं है। सेकेंड है बच्चों की स्वनिर्देशित बातें उनकी आत्म केंद्रितता को दर्शाती है। थर्ड है बच्चों की निजी वाक उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती है। फोर्थ, विचारों का मौखिकरण बच्चों की समस्या समाधान कौशलों में बाधक होता है। तो ये इसमें पूछा गया है विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है? थर्ड ऑप्शन, बच्चों की निजी वाक उनकी मौखिक सोच की आंतरिक स्तर को दर्शाती है। निजी वाक यानी कि भाषा और मौखिक सोच उनका अंतर्ज्ञान, ये दोनों के बीच संबंध दर्शा रहा है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां गायन में, यह कथन क्या दर्शाता है? तो यह पहला ऑप्शन दिया गया है जेंडर समता। तो यहाँ पे जेंडर समता तो नहीं दर्शा रहा है क्योंकि इसमें लड़कों को विज्ञान में अच्छा दर्शाता कह रहा है और लड़कियों को गायन में, तो समान रूप ऑप्शन नहीं मिल रहा है। जेंडर अनुरूपता तो ये भी नहीं होगा। जेंडर अस्मिता तो ये भी नहीं होगा। जेंडर रूढ़िवादिता, तो देखिए जेंडर रूढ़िवादिता बताया गया है, किसी एक जेंडर को किसी एक चीज़ के लिए अच्छा बताया है। तो जहाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ जेंडर रूढ़िवादिता रहती है। कोई भी जेंडर के लिए कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि विशेष कोई काम एक ही जेंडर के लिए बना है। कोई भी जेंडर किसी भी काम को कर सकता है, तो इसलिए यहाँ जेंडर रूढ़िवादिता दिखाया गया है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कक्षा में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में विविधता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि विद्यार्थियों को उनके संदर्भों के आधार पर समूहों में बांटकर बहिर्वेशन करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो विविधता, बच्चों के बीच अगर विविधता होती है तो उसने हम स्कूल टीचर को या फिर जो भी वहाँ के अध्यापक हैं उन्हें उसको सम्मान देना चाहिए, उसको जो है उनकी विविधता को एक गुण के रूप में लेना चाहिए। तो ऐसा सीटेट के क्वेश्चन में ऐसा माना गया है। तो इसलिए हम देखते हैं जो जिसमें विविधता को सम्मान मिल रहा है उसकी विविधता को एक गुण के रूप में देखा जा रहा है, वही कुछ आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है को विद्यार्थियों को उनके संदर्भों के आधार पर समूहों में बांटकर बहिर्वेशन करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो बहिर्वेशन किया जा रहा है, तो इसलिए ये गलत रहेगा। सेकेंड दिया गया को अनदेखा करना चाहिए, तो अनदेखा किया जा रहा है, तो ये भी गलत है। के गुण को एक गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं के शिक्षण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे विविधता को एक गुण के रूप में लिया जा रहा है। फोर्थ ऑप्शन देख ले रहे हैं को विद्यार्थियों का नामीकरण और रूढ़िबद्ध धारणाओं को पुख्ता करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए यहाँ रूढ़िबद्ध धारणाओं को पुख्ता करने के लिए कहा जा रहा है, तो ये भी गलत रहेगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समन्वित करने के लिए अध्यापक को जिनमें शामिल है प्रस्तुत करने चाहिए। तो पहला ऑप्शन दिया है खुले अंत वाले प्रश्न अपसारी चिंतन। सेकेंड है बंद अंत वाले प्रश्न अभिसारी चिंतन। थर्ड है ऑप्शन है वास्तविक जीवन संदर्भ की चुनौतियां अभिसारी चिंतन। फोर्थ है संदर्भ रहित परिदृश्य घोषणात्मक ज्ञान का अनुप्रयोग। तो देखिए अगर बच्चे जो है खुले अंत वाले प्रश्न करेंगे और अपसारी रूप से सोचेंगे, अपसारी मतलब कि प्रसार रूप से एक
क्वेश्चन को कई तरह से सोचेंगे, विभिन्न तरीके से सोचेंगे और खुले अंत वाले, मतलब कि वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके विभिन्न प्रकार के आंसर अपने मतलब देंगे। तो उस तरह के क्वेश्चन को हमें बढ़ावा देना चाहिए। तो यहाँ यही दिया गया है, विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन को समन्वित करने के लिए अध्यापक को जिनमें खुले अंत वाले प्रश्न हो, अपसारी चिंतन शामिल हो, प्रस्तुत करने चाहिए। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मानकीकृत परीक्षाओं के समूह का उपयोग करके। सेकेंड है, एक विशेष शिक्षक द्वारा, न कि एक सामान्य शिक्षक द्वारा। थर्ड है, नियमित रूप से विद्यार्थियों के सहयोग के साथ। फोर्थ है, केवल सत्र की शुरुआत और अंत में करना चाहिए। तो जहाँ केवल आ जाएगा तो निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये तो हमेशा गलत रहेगा। और देखिए सहयोग के साथ, तो सहयोग के साथ एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो ये करेक्ट है क्योंकि यहाँ आपको पॉजिटिव टैग वर्ड लिखा है। नियमित रूप से विद्यार्थियों के सहयोग के साथ आकलन, रचनात्मक आकलन करना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए किन सिद्धांत का पालन करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है समता, सेकेंड है समानता, थर्ड है पक्षपात, फोर्थ है पृथक्करण। तो सभी विद्यार्थियों को अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सके, ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए हमें समता का सिद्धांत का पालन करना चाहिए। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हुआ। समावेशी शिक्षा में ये होता है कि उसमें सभी बच्चों को, चाहे वो अपाहिज हो, चाहे कहीं भी किसी भी संस्कृति से आए हों, हर प्रकार के बच्चों को एक साथ शिक्षा देना चाहिए। तो ऐसा समावेशी शिक्षा में कहा गया है। तो यानी कि समान अवसर देना चाहिए सभी बच्चों को, इसलिए समता फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गति समन्वय वैकल्प प्रत्यक्ष रूप से किन कठिनाइयों से संबंधित है। तो यहाँ डिस्लेक्सिया पूछा गया है, गति से संबंधित डिस्लेक्सिया पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है पाठ विषय वस्तु पढ़ने से, सेकेंड है तथ्यों को याद रखने से, थर्ड है शारीरिक अंगों के समन्वय से, फोर्थ है अंकों के परिकलन से। तो यहाँ गति समन्वय वैकल्प प्रत्यक्ष रूप से किन कठिनाइयों से संबंधित है, शारीरिक अंगों के समन्वय से। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ क्योंकि इसमें आपको गति से संबंधित आपका डिस्लेक्सिया कमी पूछी गई है, तो वो शारीरिक अंगों से संबंधित है, इसलिए थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे एजम्पशन और रीजन वाले क्वेश्चन है। तो सीटेट के एग्जाम में एजम्पशन और रीजन वाले क्वेश्चन इस समय बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आप जिससे कि आसानी से और कम समय में कर सके। तो चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन है, इसमें कथन कहा गया है, सभी विद्यार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो विविध प्रकार के इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तो ये तो करेक्ट लग रहा है। समावेशन की अवधारणा में अधिगम अक्षमता वाले बच्चों तो शामिल हैं, परंतु उसमें भावनात्मक कठिनाई से जूझ रहे बच्चे शामिल नहीं है। तो यहाँ देखिए शामिल नहीं है बताया गया है। समावेशी शिक्षा में हर प्रकार के बच्चे शामिल किए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ जो नहीं है इसलिए ये गलत रहेगा, यानी कि इसका कथन सही है और कारण गलत है। तो यानी कि ए सही है और आर गलत है। तो ऑप्शन में दिया गया है, हाँ थर्ड वाले ऑप्शन में दिया गया है ए सही है लेकिन आर गलत है। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यद्यपि ऑटिज्म की स्थिति यथेष्ट रूप से भिन्न भिन्न होती है, तथापि ऑटिज्म ग्रसित विद्यार्थी प्रायः किसमें अच्छे होते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है लंबे समय तक आँख से संपर्क बनाए रखने में, सेकेंड है अपरक्षितों के साथ संप्रेषण में, और थर्ड है दिनचर्या के में बार बार आने वाले परिवर्तनों के प्रति समंजन में,
फोर्थ है विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रखने में। तो इसमें 8वीं में ग्रसित विद्यार्थी किसमें प्राय अच्छे होते हैं? विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रखने में वो सक्षम होते हैं, अच्छे होते हैं। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रचनात्मक बच्चों की एक पहचान विशेषता यह है कि, कौन सी पहचान है रचनात्मक बच्चों की? पहला ऑप्शन है वह मानदंडों के अनुरूप ही कार्य करते हैं। सेकेंड है वह दूसरों की नकल करना पसंद करते हैं। थर्ड है वह स्वतंत्र रूप से सोचते हैं। फोर्थ है उनकी ध्यान अवधि कम होती है। तो रचनात्मक जो बच्चे होते हैं वो स्वतंत्र रूप से सोचते हैं और विभिन्न प्रकार के रूप में, मतलब कि एक क्वेश्चन को विभिन्न प्रकार से सोच सकते हैं। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन वह स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, ये करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन है बच्चों के सम्मुख विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही क्रम पहला डैश से फिर डैश की ओर होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? सम्मुख विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही क्रम, पहला ऑप्शन दिएगा जटिल से सरल, सेकेंड है सामान्य से विशिष्ट, थर्ड है अमूर्त से मूर्त, फोर्थ है सांकेतिक से अनप्रतीकात्मक। तो सम्मुख विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही क्रम आपका सामान्य से विशिष्ट, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ, सामान्य से विशिष्ट की ओर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा सृजित ज्ञान की समझ और स्मृति को बल देना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए कौन सी युक्ति प्रभावशाली नहीं होगी? तो कौन सी युक्ति प्रभावशाली नहीं होगी ये नहीं पूछा गया है, तो इसलिए ध्यान से हमें प्रश्नों को पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन है इसका फर्स्ट ऑप्शन है रूपांतरण का सृजन, सेकेंड है पहले की जानकारी को नए प्रश्न के लिए प्रयुक्त करना, थर्ड है उप अवधारणाओं के मध्य समयबद्ध को कार्यान्वित करना, फोर्थ है अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ सुमेलित करना। तो इसमें नहीं पूछा गया है, तो रूपांतरण का सृजन ये होना चाहिए। सेकेंड पहले की जानकारी को नए प्रश्न के लिए प्रयुक्त करना, ये भी होना चाहिए। और उप अवधारणाओं को मध्य संबद्धता से को कार्यान्वित करना चाहिए, तो ये भी होना चाहिए। फोर्थ अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ सुमेलित करना चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। कभी हम अप्रासंगिक जानकारी जो होती है उसे प्रासंगिक जानकारी के साथ नहीं सुमेलित करते हैं, इसलिए नहीं वाला पूछा गया है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे फिर से अजम्पशन और रीजन वाले क्वेश्चन आ गए हैं, तो देख लेते हैं इसका अजम्पशन है एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपनी चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में और अपने सीखने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये तो करेक्ट है। अगला है अधिसंज्ञान उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में मदद करता है, तो ये भी सही है, क्योंकि अधिसंज्ञान जो रहता है वो उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में मदद करता है। तो सेकेंड वाला भी सही है, यानी कि कारण और अजम्पशन इसका दोनों सही है, तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है और अक्सर नौचारी समाधानों को सुझाता है, या किस तरह की सोच का उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन है अपसारी चिंतन, सेकेंड है अभिसरण सोच, थर्ड है नकारात्मक सोच, फोर्थ है तर्कहीन सोच। तो देखिए यहाँ दिया गया है एक से अधिक समाधान सोचता है किसी समस्या के, यानी कि वो अपसारी चिंतन कर रहा है। अपसारी चिंतन में ये होता है कि एक क्वेश्चन के वो विभिन्न प्रकार के हल ढूंढता है बच्चा, तो ये इसलिए अपसारी सोच फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच संबद्धता स्थापित करना चाहिए, तो ये तो करेक्ट लग रहा है, लेकिन हम अन्य ऑप्शनों को देख लेते हैं।
सेकेंड ऑप्शन है विषय सामग्री को इस प्रकार से प्रस्तुत करना जिसमें कि विद्यार्थी उस ज्ञान को दैनिक जीवन में प्रयोग करने का प्रयास ना करे। तो देखिए यहाँ ना करे कहा गया है, तो इसलिए ये गलत रहेगा, क्योंकि दैनिक जीवन में प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा बच्चों को सिखाया जाता है। अगला है ऑप्शन, अवधारणाओं को इस तरीके से पढ़ना चाहिए जिससे कि विभिन्न उप अवधारणाओं में संबंधता स्थापित ना हो। तो देखिए स्थापित होना चाहिए, इसमें ना हो कहा गया, तो इसलिए ये भी गलत रहेगा। अगला है ज्ञान के दोहराव पर बल देना चाहिए और समझ के लिए उत्कंठा को कम से कम करना चाहिए। तो दोहराव यहाँ कहा गया है, तो इसलिए ये भी गलत रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच संबद्धता स्थापित होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा के परिवेश, शिक्षण, शास्त्रीय प्रविधियों और आकलन की विधियों का चयन इस प्रकार से करना चाहिए कि वह विद्यार्थियों में डैश के उन्नयन को सुनिश्चित करें। तो किसके उन्नयन को सुनिश्चित करें? पहला ऑप्शन है जिज्ञासा, सेकेंड है अरुचि, थर्ड है प्रतियोगिता, फोर्थ है कंठस्थीकरण। तो विद्यार्थियों में किसके उन्नयन को सुनिश्चित करना चाहिए? जिज्ञासा के उन्नयन को सुनिश्चित करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा अपनाया गया कौन सा तरीका सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है त्रुटियों में प्रतिरूपों की खोज करना, ये तो सही है। सेकेंड है अधिगम में कमियों के बारे में जानना जिनके कारण त्रुटियां होती हैं, तो ये भी सही है। विद्यार्थियों की त्रुटियों को सुधारने के लिए सहयोग करना, तो ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए बिना सही उत्तर बताना, तो ये गलत रहेगा, क्योंकि किए बिना कहा गया है तो हमें नहीं वाला पूछा गया है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में डैश और डैश को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो किसको प्रोत्साहित करना चाहिए? पहला ऑप्शन है योग्यता का सत्य मत प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य, सेकेंड है योग्यता का वार्षिक मत महारत अभिमुखी लक्ष्य, थर्ड है योग्यता का सत्य मत असफलता परिहारी लक्ष्य, फोर्थ है योग्यता का वार्षिक मत असफलता स्वीकार लक्ष्य। तो देखिए यहाँ पे आपका पूछा गया है विद्यार्थियों में डैश प्रोत्साहित करना चाहिए, तो किसको प्रोत्साहित करना चाहिए? योग्यता का वार्षिक मत महारत अभिमुखी लक्ष्य को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भावनाओं और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पहला ऑप्शन है अत्यधिक दबाव समस्याओं को सुलझाने के कौशलों को बढ़ावा देता है, तो ये गलत रहेगा, क्योंकि दबाव समस्या को सुलझाने के कौशलों को बढ़ावा नहीं देगा। हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है, तो यही करेक्ट लग रहा है। लेकिन अन्य ऑप्शनों को देख लेते हैं। अत्यधिक चिंता जानकारी के प्रसंस्करण में सुधार लाती है, तो देखिए चिंता जानकारी के प्रसंस्करण में सुधार नहीं ला सकती है, तो इसलिए ये भी गलत है। नीरसता की भावना समालोचनात्मक चिंतन में सुधार लाती है, तो देखिए नीरसता भी चिंतन में सुधार नहीं ला सकती है, तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रभावी समस्या समाधान कौशलों के विकास में योगदान देता है? तो पहला ऑप्शन है अभिसारी चिंता, सेकेंड है स्मरणकारी विधियाँ, थर्ड है समझ बनाना और फोर्थ है निष्क्रिय अनुकरण। तो निष्क्रिय वाला तो पहले ही गलत हो गया। अभिसारी चिंतन भी गलत है, क्योंकि बच्चों को अपसारी चिंतन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि अभिसारी चिंतन के लिए। और स्मरणकारी विधियाँ, तो ये करेक्ट है। समझ बनाना, ये भी करेक्ट है। तो सेकेंड और थर्ड सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है, तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।